हेलो बच्चों। तो अपन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली थी। डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों पढ़ ली थी। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बच्चों ये जो अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी उसके यूजेस कहाँ हैं, वो अपन कहाँ अप्लाई करेंगे, वो अपन बच्चों आज पढ़ेंगे। इसके दो यूजेज है, मेनली दो यूजेज है। जब आपका पार्टिकल 1D बॉक्स में हो या पार्टिकल आपका 3D बॉक्स में हो, तब उसके सारे फंक्शन, वेव फंक्शन वगैरह निकालने के लिए अपन इसका यूज करते हैं कि उस पार्टिकल कैसे किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसके सारे फंक्शन अगर अपन निकाल लेंगे तो आई थिंक सारी चीजें उसकी फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। तो पहला केस है फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स। फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ये एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन चल रहे हैं बच्चों। देखो तो मैं एक बॉक्स बनाता हूं बच्चों, ये मेरे पास एक बॉक्स है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे, है ना। तो डायग्राम समझने की कोशिश करना। इसके अंदर कोई भी एक पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, सब मैंने लिखा है फ्री पार्टिकल। आपको फ्री पार्टिकल समझ में आती है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पार्टिकल फ्री है तो इस बॉक्स के अंदर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या V की जो वैल्यू होगी वो बच्चों कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन अभी मैं और बात करूंगा। मान लो ये पार्टिकल, इस बॉक्स की मैं डायमेंशन लूँ, यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू a। तो बच्चों ये जो है इसकी जो वॉल है इस बॉक्स की, वो है इनफाइनाइट पोटेंशियल की, इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो अगर आप बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट रहेगा, अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट इस वॉल पे रहेगा, तो क्या ये जो पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है, क्या पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा? कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगा, ना कभी इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो इसको हमेशा इधर से कोई ना कोई फोर्स लगेगा जो इस इलेक्ट्रिकल को, इस इलेक्ट्रॉन को या जो भी पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के ऊपर हमेशा उसको मोशन में रखेगा, क्योंकि ये वॉल क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे तो आपका कोई पार्टिकल है ही नहीं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्टिकल आके कभी स्ट्राइक नहीं करेगा और ना कभी इसके ऊपर हर टाइम फोर्स लगता रहेगा, तो ना कभी बाहर। यहाँ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये बॉक्स के अंदर ही हमेशा क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ये आपका क्या है, फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो बच्चों इतने से काम चल जाएगा, इतने से काम नहीं चलेगा। अब इस पार्टिकल के बारे में अपने को वेव फंक्शन निकालनी पड़ेगी। ये पार्टिकल किस वेव नेचर का है और ये पार्टिकल के इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सारी चीजें अपने को फाइंड आउट करनी होगी। तो बच्चों आपको पता है कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या थी आपने, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। मैं लिख दूं, आप बताना यही क्या, यही थी इक्वेशन, है ना। हो सकता है साइन के यहाँ क्या हो, x हो, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, क्योंकि मैं 1D की बात कर रहा हूँ, 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई पार्टिकल है जो 1 डायमेंशनल में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये इक्वेशन होती है टाइम इंडिपेंडेंट। मैंने आपको अगर आपको ये पता नहीं है इक्वेशन कहाँ से है तो आप जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, इसमें लास्ट में ये इक्वेशन निकली है। तो ये इक्वेशन है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका ये जो x है, अगर इसकी लेंथ कितनी है, a है, तो जो लेंथ कितनी है इसकी, a, आपको पता चला x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 से लेके a के बीच में, अगर ये पार्टिकल कहाँ पे है, 0 से लेके a के बीच में है, तो इस कंडीशन में आपको पता होगा यहाँ पे ये जो 0 से लेके a के बीच वाला एरिया है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन नहीं ले रहा हूँ, इन दोनों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, उसके बीच का, क्योंकि 0 से ग्रेटर देन और इससे a से लेस देन। इसका मतलब इस केस में हमेशा v की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल इस वॉल के ऊपर है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बच्चों, 0 है। इसका मतलब इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 साइन इक्वल्स टू e साइन x, है ना। क्योंकि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अगर ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस वाले टर्म को इधर लेके आ जाऊं मैं, लिखा जा सकता है।
अब 2m/h² से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में 2m/h² से, तो यहाँ 2m/h² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2m से 2m कैंसिल और h² से h² कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2me/h² sin x इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बच्चों कितने बच्चों को समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई इसका मतलब आपका आधा काम हो गया। इसका कुछ भी नहीं किया मैंने, ये जो इक्वेशन थी v की वैल्यू 0 पुट कर दी क्योंकि आपको रीजन बता दिया, फिर 2m/h² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर यहाँ से 2m/h² से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस बार का स्क्वायर यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, और यहाँ क्या आ जाएगा 2m/h², है ना। तो ये अब देखो अगर ये वाली वैल्यू है इसको मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, इसको कांस्टेंट मान रहा हूँ k²। बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, ये कांस्टेंट क्यों माना? अभी आपको बता देता हूँ। देखो अगर ये del स्क्वायर साइन अपॉन del x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साइन x इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन आपने 12th क्लास में देखी होगी, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की है? सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर की आपकी क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन आपने जरूर पढ़ा होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता था? इसका सॉल्यूशन होता था साइन x इक्वल टू a साइन kx प्लस b cos kx। इसका सॉल्यूशन होता था a साइन kx प्लस b cos kx। ये इसका सॉल्यूशन होता था कि नहीं होता था? बस इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो, क्योंकि देखो ये सारी चीजें अपने लिए एक कांस्टेंट है, इसको मैं कोई कांस्टेंट ही मान सकते हैं, इसका भी ये कांस्टेंट है, एक टर्म ले सकते हैं इसकी जगह, इसके बाद में वैल्यू निकाल देंगे। अपन बहुत बार ऐसे करते हैं, इतनी सारी वैल्यू है, इनको एक मान लेते हैं कि वेरिएबल तो यहाँ पे केवल x है, x के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, क्या इसमें कहीं पे x था? नहीं था, x केवल इसमें था। तो ये सारी अपने लिए कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट को अपने k मान लिया और उसको अपन उसकी वैल्यू भी निकाल देंगे लास्ट में। तो अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन पढ़ते हैं। तो अब देखो ये आपके पास जो सॉल्यूशन आया था लास्ट इसमें वो मैंने क्या कर दिया, इधर लिख दिया। देखो अब मुझे साइन x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो साइन x की वैल्यू कैसे निकालूं? अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है और आपको इसकी a और b की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालते थे? आप हमेशा बाउंड्री कंडीशन का यूज करते थे। मैं बाउंड्री कंडीशन का यूज करता हूँ। बाउंड्री कंडीशंस देखो, जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तब साइन इक्वल टू कितना है? 0। जब x इक्वल टू 0 तो साइन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू 0 पुट करके देखो कि क्या वैल्यू आती है इसकी। यहाँ पे x की वैल्यू, साइन की वैल्यू कितनी होगी? 0, a साइन k, x की वैल्यू 0 प्लस b cos x की वैल्यू 0 तो पूरा 0 है ना। तो a साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल्स टू b cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। इसका मतलब यहाँ से b कितना आ गया? 1 आ गया। आया कि नहीं है? b की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही आप एक सॉरी b की वैल्यू 1 कहां से? b इंटू 1 b की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, अब b की वैल्यू पुट करो, साइन x इक्वल टू a साइन kx, a साइन kx, b की वैल्यू 0 जी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही अब एक बाउंड्री कंडीशन और है, x इक्वल टू a और साइन इक्वल टू 0। इसे a की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, कितनी आती है देखो बच्चों। तो यहां से आप वैल्यू पुट करोगे, साइन की वैल्यू 0 और x इक्वल टू k है, तो उस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन थी अपनी, इसमें पुट करो तो साइन इक्वल टू 0 a साइन k a। ठीक है, और b पहले से 0 था, इसका मतलब यहां से आपके पास आ गया a साइन k a इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या बच्चों a 0 है? अगर a भी 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि b की वैल्यू ऐसी 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब a 0 नहीं है तो क्या 0 है? साइन k a 0। और आपको पता है अगर साइन k a की वैल्यू 0 है तो k a जरूर क्या होगा? n पाई होगा, क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे, क्योंकि पाई की वैल्यू 0 होती है तो k की वैल्यू क्या होगी? n पाई। और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आई? n पाई अपॉन, बच्चों आपने एक वैल्यू और निकाली थी k की, क्या थी? ये वाली k स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो यहाँ से अगर k स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। वहां से k स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2me अपॉन
एच बार स्क्वायर। तो क्या बच्चों यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं? ई की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जब ई की वैल्यू निकालूंगा तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू है? ई की। और ई एन बोलूँ तो और अच्छा है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, सबके लिए अलग वैल्यू होगी। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली? तो कैसे एक बार कंपेयर किया है, लेकिन आपको पता चल गया कि साइन एक्स की वैल्यू क्या है अभी? ए साइन के एक्स, इतनी वैल्यू है बस, है ना। और के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू कितनी है? ए साइन के की वैल्यू एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स। तो आपके पास क्या साइन की वैल्यू आ गई? साइन एन पाई एक्स इंटू ए। जिस भी एक्स पार्टिकल की आपको डिस्टेंस पता होगी, है ना, इस बॉक्स का आपकी लेंथ पता है ए है, और एक्स आपको पता होगा, पाई वैसे ही कांस्टेंट है ना। एन की वैल्यू आप निकालोगे, लेकिन दिक्कत रहेगी इस ए की वैल्यू निकालने में, है ना, क्योंकि बच्चों अभी भी ए की वैल्यू नहीं निकली। अगर आप ए की वैल्यू निकाल लेते हो तो आप उस वेव का जो पार्टिकल 1D बॉक्स में है उसका पूरा फंक्शन आपने निकाल लिया। और आपको पता, अगर किसी भी कोई भी पार्टिकुलर मूव कर रहा है उसका वेव फंक्शन आपको पता चल जाए तो आप उसकी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो अब आपके लिए बड़ी दिक्कत रहेगी ए की, है ना। यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। ई एन की वैल्यू आपके पास आ गई। ये एनर्जी किसी भी पर्टिकुलर लेवल की है एनर्जी। ये जैसे इस इक्वेशन की ई एन निकला, इसका मतलब ये कोई आइगन वैल्यू निकली है, एनर्जी की आइगन वैल्यू निकली है बहुत सारी। तो ई1 करूंगा तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, पाई स्क्वायर एस बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। बात अगर ई2 का करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एस बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ई3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? n क्यूब करूंगा, है ना, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, तो 3 3 जा 9, 4 पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इनका सबका इस एनर्जी के आइगन वैल्यू का अगर रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 1 4, ठीक है, 9 16, ऐसे कुछ आएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये आपका E4 भी आता है। तो यहाँ पे ये आपका एनर्जी का आपसे पूछा जा सकता है कि 1D बॉक्स में आप एनर्जी का रेशियो बताओ कितना होगा। तो E1 4 9 16 आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अभी भी आपके सामने एक प्रॉब्लम अभी बनी हुई है, ए की वैल्यू निकालना। बच्चों आपको मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना बताया था कि नहीं बताया था? कि जब आपका फंक्शन नॉर्मलाइज होगा तो मैंने क्या बताया था? साइन एक्स का जो मोड होगा, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की।